Good morning, दोस्तों. So let's begin with today's session. And today we'll begin with Iran first. Why? Because recently the supreme religious leader of Iran was shot dead. अब अमेरिका और इसराइल ने एक मेजर ऑफेंसिव ऑपरेशन को लॉन्च किया है. ऑपरेशन एपिक फ्यूरी इसको नाम दिया अमेरिका ने. अब इस ऑपरेशन का मेन टारगेट है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, राइट? और यहीं से क्वेश्चन हमने पिक किया है. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली ईरान इज अ सिग्नेटरी टू एनपीटी. Right? NPT means Nuclear Non-Proliferation Treaty. अब NPT was signed in 1968 and it came into effect in 1970. NPT basically क्या कर रहा है? पूरे वर्ल्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है. सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स. तो जो P5 कंट्रीज हैं, दी परमानेंट 5 मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये P5 कंट्रीज कौन सी हैं? सो यूएस इज देयर, यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना. राइट? ये 5 कंट्रीज जो हैं, दे आर अलाउड टू possess the nuclear weapons. So these states are known as the nuclear weapon states. वहीं दूसरी तरफ है नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स. तो जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, मतलब अदर स्टेट्स अपार्ट फ्रॉम द P5 कंट्रीज, दे आर नॉट सपोज टू possess the nuclear weapons, but they can exploit the nuclear energy for the peaceful purposes. तो पीसफुल पर्पसेस का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल की न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी है, राइट? न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, मेडिकल फील्ड के लिए है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं. अब सवाल यह है कि क्या ईरान जो है, इज इट अ सिग्नेटरी टू एनपीटी? द आंसर इज यस. इनफैक्ट ये फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जो है एनपीटी का मेंबर है. सो द ट्रीटी सेज दैट ईरान इज सपोज टू यूज द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर द पीसफुल पर्पसेस. दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. लेकिन यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज लेड बाय अमेरिका, इसके एलिगेशंस क्या हैं अमेरिका के? कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को मिलिटराइज कर रहा है, मतलब ईरान यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोशिश कर रहा है. अब ईरान एक शिया इस्लामिक स्टेट है दोस्तों. ईरान का नाम क्या है? बेसिकली इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, राइट? एंड डू रिमेंबर, बेसिकली ईरान इज अ थियोक्रेसी. थियोक्रेसी में दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं. पहला तो है द प्रेजेंस ऑफ अ रिलीजियस डॉक्ट्राइन व्हिच इज ओवर एंड अबव द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट पोस्ट इज द सुप्रीम रिलीजियस लीडर. तो ये जो सुप्रीम रिलीजियस लीडर है, इसका काम है इस रिलीजियस डॉक्ट्राइन को इंप्लीमेंट करना. और ये बेसिकली ईरान में प्रेसिडेंट, वहां के चीफ जस्टिस और आर्म फोर्सेस के कमांडिंग ऑफिसर्स को अपॉइंट करने का काम करते हैं. एंड वॉट एवर ही सेज बिकम्स द लॉ ऑफ द लैंड, राइट? सो ईरान में जो रिलीजन है दैट इज ओवर एंड अबव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ईरान. अंडरस्टूड? और ईरान याद रखिए कि इट इज अ शिया इस्लामिक स्टेट. इस्लाम में दो मेजर फैक्शंस है, शियाज एंड सुन्नीस. तो ईरान इज अ शिया इस्लामिक स्टेट. जैसे इंडिया में जो मेजर इस्लामिक पॉपुलेशन है वो सुन्नीस की है, ना कि शियाज की, राइट? तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा बेसिकली कि क्या ईरान पीसफुल पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है. द आंसर इज एब्सोल्युटली यस. लेकिन वेस्ट के एलिगेशंस क्या हैं? कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को मिलिटराइज करने का काम कर रहा है. एंड देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द वेस्ट एंड द मिडिल ईस्ट, एंड दैट इज व्हाई मिडिल ईस्ट इज इन क्राइसिस अगेन, राइट? अब यहीं से हमने इस क्वेश्चन को पिक किया है. आपके सामने डिफरेंट लोकेशंस हैं और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड. तो ये जो लोकेशंस हैं ये ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेस्ड हैं. सो पहला जो पेयर है, लुक एट द फर्स्ट पेयर, नतान्स न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट है यहाँ पे, एब्सोल्युटली करेक्ट. बुश्नेर यहाँ पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, अगेन करेक्ट. फोर्डो यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट, इस्फहान यूरेनियम कन्वर्जन प्लांट, एंड अराक, नो अराक इज नॉट करेक्ट. यहाँ पे एक हैवी वाटर रिएक्टर है और यहाँ पे रिसर्च चल रही है हैवी वाटर रिएक्टर पे. सो चार पेयर्स यहाँ पे करेक्ट हैं. स्टार्टिंग के ए फॉर अहमदाबाद शुड बी द करेक्ट आंसर. ऑल्सो रिमेंबर, जो नेचुरली ऑकरिंग यूरेनियम होता है उसमें यूरेनियम के दो आइसोटोप्स होते हैं. सबसे पहले तो यूरेनियम 238 एंड दी सेकंड वन इज यूरेनियम 235. अब जो U235 है ये फिजाइल है एंड U238 जो है दैट इज नॉन फिजाइल. मतलब न्यूक्लियर वेपन्स अगर आपको बनाने हैं तो किसका इस्तेमाल करना होगा? आपको यूरेनियम 235 का, राइट? तो अब आपको नॉलेज होना चाहिए कि जो नेचुरली ऑकरिंग यूरेनियम है उसमें यूरेनियम 235 जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ 0.70% ही है. वहीं दूसरी तरफ यूरेनियम 238 आपको मिलता है दैट इज 99.70%, राइट? 30%. सो 99.30%. इसका मतलब साफ है कि यूरेनियम एनरिचमेंट क्या है? बेसिकली इट इज अ प्रोसेस टू एनहेंस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरेनियम 235. क्योंकि अगर आप इसको 90% पे ले जाएंगे तब भी आप न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं. और कम से कम 30 to 40% यहाँ पे आपको एनरिच करना होता है इन ऑर्डर टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, राइट? अंडरस्टूड? तो ये बेसिकली मैटर है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का. अब यहाँ देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ए फॉर अहमदाबाद 1 2 3 एंड 4, राइट? लास्ट वाला जो पेयर है दैट इज इनकरेक्ट.
तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी. सो लुक एट द एक्सप्लेनेशन पार्ट. यहाँ पे डिफरेंट लोकेशंस है ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज के बारे में. यू कैन सी इन द मैप. ये जो आप देख रहे हैं बंदर अब्बास, ये ईरान का एक मेजर पोर्ट है. बुशनेर भी एक कोस्टल टाउन है, राइट. इस्फहान, नतांज, फोर्डो, अराक, ओके, लेविसन, मैरिवान, ये सब ईरान के इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, बहुत ही क्रिटिकल लोकेशंस हैं. याद रखिए एग्जामिनेशन में आ सकता है आपको. इस ऑपरेशन का नाम याद रखिए, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, विच वाज लॉन्च्ड बाय यूएस एंड ईरान. और ईरान ने यहाँ पे जो रिटेलिएट किया है उसको नाम दिया है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4. Right. Now let's move on to the next question. With reference to the Indo-Pacific Ocean Initiative IPOI, consider the following statements. The first statement says it was launched by India at the East Asia Summit in 2019. Absolutely correct. What is this East Asia Summit? तो आप यहाँ याद रखिए, it was launched in 2005. Which one? East Asia Summit. राइट. अब ईस्ट एशिया में दो मेन कंपोनेंट्स हैं. पहला तो है आसियान, राइट. सबसे पहले आसियान कंट्रीज हैं. टोटल स्ट्रेंथ क्या है? 11 प्रेजेंट में. पहले 10 थी, अब ईस्ट तिमोर लेस्टे ने भी ज्वाइन कर लिया है, तो स्ट्रेंथ पहुंच गई 11. और बाकी 8 कंट्रीज हैं. इन 8 कंट्रीज में कौन कौन है? यहाँ पे इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस एंड रशिया. तो ये 8 कंट्रीज हैं. तो इफ यू क्लब ASEAN countries plus these 8 states, so it becomes the East Asia Summit, right? Second statement is it is a treaty based binding agreement. No, that's not correct. It's not a binding agreement. The third statement says that IPOI, it is structured around 7 thematic pillars with different countries leading specific pillars. Again correct. See, यहाँ पे 7 thematic pillars का मतलब है like disaster management, है ना, then the coastal management, climate finance, है ना, और बाकी मल्टीपल यहाँ पे एरियाज हैं जिसको एक या एक से ज्यादा कंट्रीज लीड कर रही हैं. सो हाउ मेनी ऑफ दी स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज ऑब्लिक आर करेक्ट. सो ओनली two statements are correct here, 1 and 3. Second statement is incorrect. So B for Bombay should be the correct answer, right? Look at the explanation part. So India welcomes Spain joining Indo-Pacific Ocean Initiative. So Spain ने recently join किया, इसलिए इस question को हमने club किया. Now let's move on to the question number 3. With reference to the contempt of court in India, consider the following statements. The first statement says Contempt of Court Act 1971. It was enacted based on the recommendation of H.N. Sanyal Committee 1963. Absolutely correct. The second statement says Supreme Court and the High Courts can initiate contempt proceedings suo motu, means on their own. Again correct. The third statement says a person found guilty of contempt of court may be punished with a simple imprisonment up to 6 months or a fine up to 2,000 rupees or both. Again correct. The third statement says the power of the Supreme Court to punish contempt is derived only from the Contempt of Court Act 1971. ये जो टर्म है only, absolute term है, हमेशा attentive हो जाइए absolute terms पे. This is not correct. Why? You need to understand this. See, सबसे पहले तो ये समझिए कि contempt of court, ये जो कॉन्सेप्ट है ये आया कहां से, राइट. ये बेसिकली एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है. ये बात अलग है कि हमने इस कॉन्सेप्ट को ब्रिटिशर्स से अडॉप्ट किया, उनसे हमने बोरो किया, और जबकि आज अगर प्रेजेंट डे की बात करें तो ब्रिटिशर्स ने इस कॉन्सेप्ट को बहुत पहले एलिमिनेट कर दिया है, वो उसको बहुत पहले स्क्रैप कर चुके हैं. लेकिन हमने जिनसे अडॉप्ट किया था, हम आगे लेके चल रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को. इट इज हाईली नॉन डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट एक्चुअली. व्हाई? बिकॉज समवेयर इट इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑफ द वॉइस ऑफ फ्रीडम. तो आप यहां देखिएगा आर्टिकल 19(1)(a) की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 19(1)(a इट प्रोवाइड्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. तो यहाँ पे राइट टू फ्री स्पीच है. अब इसकी टोटल 8 रिस्ट्रिक्शंस हैं, राइट, विच इज गिवन अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2. आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में टोटल 8 रिस्ट्रिक्शंस हैं. तो पहले जैसे क्या है यहाँ पे, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट है, फ्रेंडली रिलेशनशिप विद फॉरेन कंट्रीज, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस, right, contempt of court, then you have decency and morality, then defamation, और लास्ट में यहां पे आता है that is public order, राइट. तो यहां पे कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है? बेसिकली वन ऑफ द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑफ आर्टिकल 19(1)(a. तो फ्री वॉइस के जो 8 रिस्ट्रिक्शंस हैं, इनमें से कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज वन ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस. अंडरस्टूड? एंड आर्टिकल 129 and article 215 of the Constitution of India, it provides the contempt of court for Supreme Court and High Courts respectively. Right? तो आर्टिकल 129 के अकॉर्डिंगली सुप्रीम कोर्ट shall be a court of record and Supreme Court shall have the power to punish for its contempt. And similarly आर्टिकल 215 में हाई कोर्ट्स जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है और उनके पास में अपने कॉन्टेम्प्ट को पनिश करने के लिए पावर्स हैं. तो आपको समझ में आ गया कि ये जो कॉन्सेप्ट आया है, मतलब ये जो एक्ट है कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑफ 1971, ये बेसिकली किस पे बेस्ड है? ये बेस्ड है आर्टिकल 129 एंड आर्टिकल 215 पे. और अगर मैं बात करूं लाइक आर्टिकल 129 एंड आर्टिकल 215
215 की कि इसका डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ में है, तो डायरेक्ट कनेक्शन कहां पे है, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के साथ में इसका डायरेक्ट कनेक्शन है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये तमाम कनेक्शंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो क्वेश्चन इज हाउ मेनी ऑफ these statements given above is oblique are correct? So three statements are correct here, 1, 2 and 3. So C for Calcutta should be the correct answer. Now let's move on to the explanation part. Why we picked up this question? So there is a strong reason. आप देख सकते हैं यहाँ पे Supreme Court bans NCERT textbooks with chapter on judicial corruption issues contempt notice to NCERT director and ministry officials. इसलिए हमने इसको पिक किया है. Now let's move on to the next question. So look at the question number 4. With reference to the recent mandate on E20 petrol in India, consider the following statements. The first statement says the directive to sell E20 petrol from April 1st, 2026 was issued under the Essential Commodities Act of 1955, absolutely correct. The second statement says E20 petrol must meet the Bureau of Indian Standards specifications, including a minimum research octane number RON of 95. Try to understand the concept of RON, right? Research octane number. देखिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. The greater the octane number, the lesser the knocking in engine, right? आपने देखा होगा इंजन में नॉकिंग का साउंड आता है. जो क्रैंकिंग और नॉकिंग का साउंड आता है वो इसलिए होता है क्योंकि लोअर ऑक्टेन नंबर होता है. तो अगर ऑक्टेन नंबर जो है, रियल ऑक्टेन नंबर अगर ये हायर होगा, ऑन दी हायर साइड, तो इंजन में नॉकिंग कम से कम होगी. तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड साइज रख दिया गया है, स्टैंडर्ड नंबर रख दिया गया है आरओएन का, दैट इज ऑफ 95. ऑल्सो रिमेंबर कि एथेनॉल जो होता है उसका आरओएन, उसका रिसर्च ऑक्टेन नंबर ज्यादा होता है in comparison to the conventional petrol, right? So second statement is absolutely correct here. Look at the third statement. The 20% ethanol blending target was originally set for 25-26 and later postponed to 2030. No, that's not correct. See, just opposite है. पहले क्या था, टारगेट था बेसिकली 2030 का, इसको प्रीपोन करके कर दिया गया है 25-26. So third statement is incorrect here. Fourth statement is absolutely correct. Ethanol has a higher research octane number than the conventional petrol. So question is how many of these statements given above is oblique are correct? So 1, 2, 3, तीन statements यहाँ पे correct हैं. C for Calcutta should be the correct answer here. So look at the explanation part. So ethanol has a higher octane value around 108, right? Higher than the mandated 95 RON for the E20. अब ये बात अलग है कि बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल है E20 फ्यूल, राइट? आपको याद होगा कि जब नितिन गडकरी जब ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने प्रॉमिस किया था E20 फ्यूल के लिए, एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल के लिए, और गवर्नमेंट ने प्रोमिस किए थे कि वो पेट्रोल एंड डीजल के प्राइसेस को काफी कम करेगी, मिनिमाइज करेगी. लेकिन ऐसा हुआ? द आंसर इज नो. अब इसके मल्टीपल बेनिफिट्स बताए गए थे कि अगर ऐसा होता है तो बेसिकली आपको पता है कि इंडिया मोर देन 80% क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है, राइट? तो इंडिया एक एनर्जी डेफिसिट कंट्री है. 80% क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं. अब ये जो क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इससे इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है. तो उन्होंने कहा था कि भाई इससे इंडिया का इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा ये एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल से, प्लस इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा, राइट? इससे क्लाइमेट मिटिगेशन में, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन जो है उसमें हेल्प मिलेगी यहाँ पे. लेकिन क्या जनता तक के इसके बेनिफिट्स पहुंच पाए हैं? द आंसर इज नो, राइट? ये बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है कि ये सब करने के बाद इससे जनता को क्या फायदा हुआ. चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो लुक एट द क्वेश्चन नंबर 5. विद रेफरेंस टू द WTO एग्रीमेंट ऑन सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स, SCM एग्रीमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज एन एक्शनेबल येलो लाइट सब्सिडी इज परमिटेड अंडर द WTO रूल्स but can be challenged if it causes adverse effects to another member's trade interest. Absolutely correct. The second statement says a countervailing duty is imposed to offset the price advantage gained by imported goods due to subsidies provided by the exporting country. Again correct. Question is which of these statements given above is oblique are correct? So both these statements are correct here. C for Calcutta should be the correct answer. But before we jump to the explanation part, let us understand the concept of countervailing duty. देखिए अभी हाल ही में क्या हुआ है कि अमेरिका ने इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पे, पर्टिकुलरली सोलार सेक्टर पे 126% के टैरिफ्स लगा दिए हैं. अब क्यों लगाए हैं, इसलिए हमें समझना होगा काउंटर वेलिंग ड्यूटी. अब अमेरिका और इंडिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसी का एग्जांपल लेते हैं. अब यहाँ अमेरिका के एलिगेशंस हैं कि इंडिया क्या कर रहा है, कि इंडिया से यहाँ पे जो सोलार फोटोवोल्टाइक सेल्स यहाँ से जो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है यूएस को, ये जो सोलार फोटोवोल्टाइक सेल्स हैं इस पे इंडियन गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है. और एक्सेसिव सब्सिडी प्रोवाइड करने की वजह से जो सोलार फोटोवोल्टाइक सेल्स यहां अमेरिका में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं अमेरिका के,
उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं यहाँ पे, राइट? क्यों? क्योंकि इंडिया में स्टेट यहाँ पे सोलार इंडस्ट्री पे, सोलार फोटोवोल्टाइक सेल्स पे सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। तो इससे एक अनहेल्दी कंपटीशन जो है वो डेवलप हो रहा है, राइट? तो इसी अनहेल्दी कंपटीशन को ऑफसेट करने के लिए अमेरिका ने क्या किया, इंडिया के जो इंपोर्टेड फोटोवोल्टाइक सेल्स हैं इस पे उसने टैरिफ्स लगा दिए 126% के। समझ में आ गया आपको? अगर समझ में आ गया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा। चलिए चलते हैं आगे एक्सप्लेनेशन पार्ट की तरफ। A countervailing duty is a trade tariff imposed to offset the cost advantage that imported goods gain from the government subsidies in their country of origin. Clear? So US slaps 126% tariffs on the solar firms, cites Adani not joining the subsidy probe. Clear? Now let's move on to the next question. In the context of the international relations, the term diplomatic white space, it refers to what? See, it refers to the gaps in the global leadership where the coordination is required but no credible कन्वीनर एग्जिस्ट। सी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे क्लाइमेट फिनांस या फिर जैसे कोस्टल टाउन्स हैं, तो कोस्टल टाउन्स को सबसे ज्यादा थ्रेट जो है कोस्टल सिटीज को, कोस्टल कंट्रीज को, जैसे मॉलदीव्स, मॉरिशस, है ना, इन सबको किससे है? वो है क्लाइमेट चेंज से, राइजिंग सी वाटर लेवल से। तो बेसिकली कोस्टल क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में, क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में, या फिर सप्लाई चेन इनिशिएटिव्स के बारे में, इनके बारे में ये हैं तो बहुत क्रिटिकल, लेकिन इन क्रिटिकल टॉपिक्स पे कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। ये अगर बातचीत हो भी रही है तो उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा है। तो बेसिकली इसी को हम कहते हैं डिप्लोमेटिक वाइट स्पेसेस। मतलब ये ऐसे एरियाज हैं जहां पे एवरीबडी वांट्स टू टॉक बट नोबडी इज टेकिंग इनिशिएटिव। क्लियर? सबको पता है कि इंपॉर्टेंट एरियाज हैं लेकिन इस पे कोई इनिशिएटिव नहीं लेने को तैयार नहीं है, राइट? आई होप यू गाइस अंडरस्टूड। सो लुक एट द एक्सप्लेनेशन पार्ट। See here, white spaces are areas of global governance where problems are urgent. Collective action is needed, but no major power or institution can credibly lead. तो इंडिया यहाँ पे इसको लीड करते हुए नजर आ रहा है। आगे चलते हैं। Now let's move on to the next question. So look at the question number 7. With reference to the bottled drinking water in India, consider the following statements. अब देखिए कहने की बात है कि इंडिया में जहाँ पे गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्रा और नर्मदा जैसी रिवर बहती हैं वहां पे पानी बिकता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं समवेयर दोनों का ही दोष है, इक्वली सरकार का भी और लोगों का भी, है ना? तो हम कहीं ना कहीं जो हमारी कंट्री है उसमें लोगों के अंदर सिविक सेंस की कमी है। इस सिविक सेंस की कमी होने की वजह से हम अपनी ही प्रकृति को, अपनी नेचर को हम पल्यूट कर रहे हैं, राइट? अपनी नदियों को हम गंदा कर रहे हैं। और कई बार हम रिलीजन के नाम पे, जो धार्मिक कहीं ना कहीं आंधता होती है, तो उसके नाम पे हम अपनी प्रकृति को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो यही वजह है कि आने वाले समय में जो वाटर, जो बॉटल्स हैं उस पर डिपेंडेंसी और बढ़ते चले जाएगी। उसी पे क्वेश्चन है, एक आर्टिकल अभी हाल ही में पब्लिश हुआ था, उस पर हमने क्वेश्चन बनाया है। विद रेफरेंस टू द बॉटल ड्रिंकिंग वाटर इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज माइक्रोप्लास्टिक्स हैव बीन डिटेक्टेड इन मल्टीपल ब्रांड्स ऑफ बॉटल्ड ड्रिंकिंग वाटर in India. Absolutely correct. Second statement says current regulatory standards in India prescribe specific permissible limits for the microplastics in the packaged drinking water. No, that is a major loophole जो कि इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया था, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को पिक किया है। Look at the third statement. Chemical additives such as antimony and phthalates may leach into bottled water, especially when exposed to heat. Again, correct. The third statement says that packaged drinking water in India, it is regulated by FSSAI, the Food Safety and Standards Authority of India. This is absolutely correct. So three statements are correct here. Question is how many of these statements given above is oblique are correct? So C for Calcutta should be the correct answer, right? तो प्रेजेंट में रेगुलेटरी गैप्स हैं इंडिया में, और करंट रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स जो हैं उसमें कोई भी यहाँ पे प्रेस्क्राइब नहीं किया गया है कि क्या स्टैंडर्ड्स होना चाहिए माइक्रोप्लास्टिक्स का, राइट? और यही एक मेजर लूपहोल है, इसलिए एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था और हमने यहाँ से क्वेश्चन को पिक कर लिया। सो लुक एट द एक्सप्लेनेशन पार्ट। रिसेंटली एन आर्टिकल वाज पब्लिश्ड इन द हिंदू रिगार्डिंग द बॉटल्ड वाटर एंड देयर सेफ्टी लेवल्स, राइट? चलिए, सो प्लास्टिक एडिटिव्स सच एज एंटीमनी and phthalates can leach into water, especially under high temperature and prolonged storage. Also remember that current standards do not prescribe specific permissible limits for the microplastics in the packaged drinking water, indicating a regulatory gap, right? Now let's move on to the next question. Question number 8, with reference to the LIGO India, consider the following statements. The first statement says LIGO India is an interferometer based observatory designed to detect gravitational waves by measuring the minutes distortions in space time. Absolutely correct.
Second statement says the project is a joint initiative of the Department of Energy, Department of Science and Technology, and the US National Science Foundation. Again, correct? The third statement says LIGO India will be the first gravitational wave detector in the world. No, that's not correct, right? Multiple यहाँ पे gravitational wave detector मौजूद हैं अलग-अलग countries में like America, Germany, Japan. So how many of these statements given above is oblique are correct? So only two statements are correct. B for Bombay should be the correct answer. So look at the explanation part. It will join the existing global network that includes detectors in America, Italy, and Japan, right? So I hope you guys understood. और ये LIGO observatory इंडिया में कहाँ बनने जा रही है? That would be set up in the state of Maharashtra, right? Now let's move on to the next question. So look at the question number 9. With reference to the carbon capture and utilization, CCU, consider the following statements. The first statement says that CCU involves capturing carbon dioxide emissions and permanently storing them underground without reuse. No, that is not done under the CCU. It is done under the carbon capture storage, CCS, right? Not CCU. Second statement says CCU can help reduce emissions from the hard to abate sectors such as cement and steel. That is correct. So second statement is correct here. Third statement says India has developed a draft roadmap for the carbon capture, utilization and storage. Again correct. The last statement says that CCU technologies are inexpensive and highly competitive compared to the fossil-based alternatives. No, that's not correct. So how many of these statements given above is oblique are correct? So only two statements are correct here. B for Bombay should be the correct answer. So look at the explanation part. So recently an article was published in the Hindu regarding like carbon capturing and utilization. So what are the carbon capture and utilization technologies, right? So do remember that CCU remains the cost intensive and energy intensive, facing competitiveness challenges. Now look at the question number 10. With reference to the Environmental Audit Rules 2025, consider the following statements. The first statement says, the rules have been notified under the Environmental Protection Act of 1986. Absolutely correct. The second statement says, environmental audits will be conducted by the registered environmental auditors who are randomly assigned projects. Again correct. The third statement says rules establish a two-tier compliance mechanism involving government regulators and the third-party auditors. Again, correct. The last statement says the steering committee overseeing the implementation, it is headed by the cabinet secretary. No, it is not headed by the cabinet secretary, but the additional secretary, right? So how many of these statements given above is oblique are correct? So three statements are correct here. So C for Calcutta should be the correct answer, right? So look at this one. Recently, an article was published regarding the environmental audit rules of 2025. So India notifies the environmental audit rules 2025 to bolster the environmental compliances and the governance, right? So I hope you guys understood and do remember that it remains a critical topic. देखिए ऐसा होता है कि ये जो critical topics होते हैं जैसे environmental वाले कई बार ऐसा होता है कि that sounds boring, right? लेकिन आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है क्योंकि आप वहाँ एंजॉय करने नहीं जा रहे हैं, आप वहाँ एग्जामिनेशन को क्रैक करने जा रहे हैं. तो क्वेश्चंस जो हैं उसमें लाइक मिक्सअप होते रहता है. कई बार कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं, कई बार कुछ बोरिंग क्वेश्चंस आते हैं. तो उम्मीद करता हूं कि आप ये सब चीजें समझते हैं. चलिए आगे मूव करते हैं. Now let's move on to the next question. Look at the question number 11. With reference to the peatlands, consider the following statements. The first statement says, peatlands are waterlogged ecosystems where plant material only partially decomposes, leading to the accumulation of peat. Absolutely correct. The second statement says the majority of the world's peatlands are found in the tropical regions. No, that's not correct. They are found in the boreal and the temperate region, not in the tropical region. The third statement says when peatlands dry, stored carbon can be released back into the atmosphere. This is correct. So both these statements 1 and 3 are correct. Which of these statements given above is oblique are correct? So A for Ahmedabad should be the correct answer, right? Look at the explanation part. So Congo Lake are releasing ancient carbon, raising climate concerns, study says, right? So look at this one. Do remember that Congo Basin is home to the world's largest tropical peatlands, along with the Brazil and Indonesia. Question आ सकता है एग्जामिनेशन में, याद रखिएगा. And most peatlands are located in the boreal and in the temperate regions of the northern hemisphere and not predominantly in the tropical regions, right?
Now let's move on to the next question, question number 12. So look at the question number 12. With reference to the Competition Commission of India, CCI, consider the following statements. The first statement says CCI is a statutory body set up under the Competition Act of 2002. Absolutely correct. The second statement says appeals against the orders of the CCI, it lie directly before the Supreme Court of India. No, that's not correct. See, if you are unhappy with the decisions of the Competition Commission of India, CCI, then you can approach to the NCLET, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल, राइट? तो आप नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल में जाइए पहले, उसके बाद फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं. सो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट है. थर्ड स्टेटमेंट सेज द सीसीआई हैज द पावर टू एग्जामिन merger and acquisitions and penalize anti-competitive practices. This is absolutely correct. So two statements are correct here. Question is which of these statements given above is oblique are correct? So 1 and 3, that is correct. A for Ahmedabad should be the correct answer, right? So look at the explanation part why we picked up this question. So recently an article was published in the Hindu regarding the WhatsApp and Meta. So WhatsApp tells Supreme Court it does not share the data with Meta, right? तो ये matter है, याद रखिएगा. So CCI orders lie before the National Company Law Appellate Tribunal, not directly before the Supreme Court. चलिए, now let's move on to the next question. So look at the question number 13, and this is going to be the last question of today's session. Consider the following statements. The community reserves are type of the protected areas introduced under the Wildlife Protection Act of 1972 through the 2002 amendment. Absolutely correct. देखिए community reserves जो है यहाँ पे private land का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है? तो प्राइवेट लैंड मतलब नॉट ऑफ एन इंडिविजुअल, बल्कि जो कम्युनिटी है वो अपने अपने पीस ऑफ लैंड का इस्तेमाल कर रही है, तो इसलिए इसको नाम दिया गया है कम्युनिटी रिजर्व. तो कम्युनिटी रिजर्व में प्राइवेटली ओन्ड लैंड का इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर व्हाट पर्पस? फॉर द कंजर्वेशन पर्पस. क्लियर? वहीं अगर हम बात करें कंजर्वेशन रिजर्व्स की, तो जैसे जो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जैसे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो इसके आसपास का जो बफर एरिया है यहाँ पे लाइक कंजर्वेशन रिजर्व्स बनाए गए हैं बफर एरिया में. अब ये स्टेट लैंड है, राइट? It is located on the government owned land which is adjacent to the protected areas, right? याद रखिएगा. तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है conservation reserves. तो यहाँ पे इंडिविजुअल्स जो हैं कम्युनिटी किस में पार्टिसिपेट करिए? कंजर्वेशन एफर्ट्स में पार्टिसिपेट करिए, लेकिन कौन से लैंड पे? स्टेट ओन्ड लैंड पे, गवर्नमेंट ओन्ड लैंड पे. वहीं कम्युनिटी रिजर्व्स जो हैं वो प्राइवेट या फिर कम्युनिटीज के लैंड पे बनाए जाते हैं. उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, लेकिन अल्टीमेट एफर्ट्स क्या है? कंजर्वेशन. क्लियर? तो आई होप यू गाइस अंडरस्टूड. चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा. तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर वुड बी दैट इज सी फॉर कैलकाटा, मींस बोथ 1 and 2, both these statements are correct here, right? So look at the explanation part. Recently an article was published in the Hindu regarding the sacred groves, right? So what is the Supreme Court's directive on the sacred groves? अब यहाँ बेसिकली बात हो रही है फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में. तो आपको ये केस याद रखना है, टी एन गोदावर्मन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इस केस में व्हाट सुप्रीम कोर्ट डिड कि सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट देते हुए जो फॉरेस्ट का डेफिनेशन है, जो कंजर्वेशन एरियाज हैं, उसके डेफिनेशन को यहाँ पे ब्रॉडन कर दिया था, वाइडन कर दिया था यहाँ पे, ठीक है? सो याद रखिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस. उम्मीद करता हूँ यू गाइस अंडरस्टूड लाइक ऑल द कॉन्सेप्ट्स. ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का. दोस्तों, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में. उम्मीद करता हूँ कि सेशंस बेहद ही हेल्पफुल हैं आपके लिए. सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में. बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद.